जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जनरल सुधाकर जी और बेहतरीन विश्लेषण के साथ आते हैं और दर्शकों को बहुत पसंद आती है सर की एनालिसिस और विश्लेषण। बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने फिर से आपके चैनल में इनवाइट किया और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएँ। बहुत प्लीज़। धन्यवाद सर। सर बीते दिनों प्रेज़िडेंट पुतिन भारत आए और उस यात्रा में काफ़ी कुछ हमने देखा। और चाहे हम एक ट्रेड और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और कई सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। सबसे अहम जो सर इसमें निकला वो एक तो रिलोस जो पूरी ग्लोबली अगर हम इसको देखें तो एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक पैक्ट भारत और रशिया के बीच में हुआ है। बहुत सारे लोगों को सर शायद उतनी क्लैरिटी के साथ ये समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपसे थोड़ा-सा इस पे विस्तार से चाहूँगी ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ओवरऑल आप जो प्रेज़िडेंट पुतिन की यात्रा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अम, दोबारा मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप ऐसा विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं जो आम तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, काफ़ी यूट्यूबर्स मोटे तौर पे इग्नोर करते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और ये जो रिलोस है क्या? रिलोस है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका मीनिंग क्या है? ये फ़रवरी 18 को साइन हुआ था। दूमा में मतलब रशियन पार्लियामेंट इसको रैटिफ़ाई किया है और आई वुड से ये फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लाया गया है और पुतिन साहब की विज़िट से पहले इसको कामयाबी हासिल करने के लिए। क्यों? मेरे विचार के मुताबिक ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये इस किस्म का मास्टर स्ट्रोक है हमारा सरकार भारत के लिए, ताकि चाहे आप कितने विस्तार में उसको तारीफ करें फिर भी कम, क्योंकि लोगों को पकड़ नहीं आई है इस चीज़ की। हम बाद में पुतिन साहब का विज़िट जो है, बेसिकली पुतिन साहब का जो विज़िट है, आप उसको अलग-अलग पहलुओं में बाँट सकते हैं। पहला पहलू था एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग, जो मेरे नज़रिया के मुताबिक वो जो आए थे, ये कोई एक अनोखा चीज़ नहीं है। ये 25 साल की पुरानी रिश्ता है, उसी का ही हर साल अल्टरनेट ईयर में हमारे प्रधानमंत्री उनके पास जाना चाहिए मॉस्को में और उनके जो लीडर है इधर आना चाहिए। ये है समझौता अल्टरनेट ईयर में। तो 2022 ये जब से ये यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई है, तब से लेके अभी तक ये पुतिन साहब आ नहीं पाए थे। ये उसके बाद आए हैं, इसलिए लोग कोई-कोई जगह कहते हैं कि 2021 के बाद पहली बार आए हैं। सो एक्चुअली पहली बार आए हैं उसके बाद देखा जाए। लेकिन विज़िट का सबसे अहम चीज़ मेरे विचार के मुताबिक ये एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर को या अलायंसेस को बताना चाह रहे थे या बता दिया है क्लैरिटी के साथ कि रशिया को आप किसी भी हालत में आइसोलेट नहीं कर सकते हैं और हिंदुस्तान को आप किसी दबाव के नीचे नहीं डाल सकते हैं। ये जो पहला चीज़ था आइसोलेशन, क्योंकि उनके ऊपर आप अगर ध्यान ले लेंगे 2014 तक 14 से पहले भी शुरू हो गया था 2004 से, लेकिन ज़्यादातर इनके ऊपर जो सैंक्शन है 2014 से लेके 22 तक करीब-करीब 2600 2600 इनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज़ किए गए हैं, अलग-अलग किस्म के सैंक्शंस हैं। और 2022 से लेके 2025 3 साल के अंदर आप देखेंगे करीब 24-25 हज़ार के करीब-करीब सैंक्शंस इनके ऊपर इम्पोज़ हुए। अभी भी थोड़े दिन पहले कुछ सैंक्शन, जैसे उनका 2 ऑयल कंपनी है, एक है लोकू ऑयल और दूसरा है रोज़नेफ्ट, इनके ऊपर सैंक्शन इम्पोज़ किया गया है। तो इसी तरह टाइम टू टाइम, लेकिन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। 2016 को उन्होंने एक सैंक्शन इम्पोज़ 2016, हाँ, एक एल्यूमीनियम कंपनी है। रशिया का एल्यूमीनियम कंपनी के ऊपर सैंक्शन इम्पोज़ किया। देन देखा कि वो एल्यूमीनियम अगर नहीं जाएगा तो उनका तो कंप्लीट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ-जहाँ पे है, डिपेंडेंट है सोर्सेज़, वो बिल्कुल ही ठप हो गए। चुपचाप बिना शोर-गुलावा उसके ऊपर जो सैंक्शन था इम्पोज़ उसको हटा दिया उन्होंने।
2018 तक ये हट गया था या साल 1.5 साल के अंदर हट गया था। बोलने का ये मतलब है कि जहां-जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है, वहां वो चुपचाप सैंक्शन ये कर देते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो सैंक्शंस है, दूसरा उनका जो फॉरेक्स करीब 300 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, यह अभी फ्रीज कर रखे हैं। कुछ अमाउंट मेरे कल मैं डिटेल थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कुछ अमाउंट यूएस में पड़ा है, कुछ ज्यादातर ब्रसल्स में है। 9 बिलियन से ज्यादा, मतलब काफी प्रचुर अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं पता है। तो उसको फ्रीज करके उसका जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको? यूक्रेन को। दीज आर ऑल्सो इक्वली अनएथिकल। हाउ कैन यू फ्रीज? अगर आप इस तरह फ्रीज करते हैं किसी का फॉरेक्स रिजर्व को, तो उसका विश्वास नहीं रहेगा ना, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम और आर्किटेक्चर के ऊपर कोई विश्वास रहेगा नहीं। तो इसीलिए लोग जो धीरे धीरे ये एक देखे हैं कि जिस तरह रशिया के खिलाफ हो रहा है, इसी तरह उनका भी हो सकता है। तो वो ढूंढने लगे हैं कि बिजनेस मॉडल में आज के दिन में 3 इंटरनेशनल रिजर्व करेंसीज को माना जाता है। नंबर 1 यूएस डॉलर, नंबर 2 है आपका येन, जापानीज वाला येन, और नंबर 3 है यूरो, यूरोपियन यूरो। लेकिन यूएस डॉलर का एक समय था जिसका डोमिनेंस था 89%। पैंडेमिक के टाइम में डाउन हो गया 54%। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं जिस दिन ये 50% से नीचे जाएगा, वो हो जाएगा टर्निंग पॉइंट फॉर द सुपर पावर, काफी कमजोर हो जाएगा। और एक थर्ड वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, डेवलप्ड कंट्री है, बल्कि काफी एक जो उनका स्थिति है बहुत कमजोर हो जाएगा। आज के दिन में फ्रॉम पेंडेमिक 2020 से लेके अभी तक डॉलर का डोमिनेंस ये रिजुविनेट हो गया है, रिवाइव हो गया है टू 59%। तो इसी के साथ में और भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज हो रखा है। और रशिया का जो मार्केट है, पहले जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर था, अभी धीरे धीरे वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये एक चीज था। दूसरा है भारत का जो मेन इशू है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चाहे कोई भारत को लॉन्ड्रोमैट बोले, नरेंद्र मोदी को गाली दें, चाहे कुछ भी कहें कि हमारे वजह से जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो भाषा में कि वी आर इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया विच इज फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन। वेल, ये उनकी भाषा है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ पे है? ध्यान यही यूएसए, इन्हीं के बोलने पर ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए हम रशिया की तरफ गए थे, क्योंकि कंप्लीट यूरोप वो शिफ्ट हो गया था, उनका जो ऑयल बास्केट था वो शिफ्ट हो गया था मिडिल ईस्ट में। तो इसीलिए सो टाइम टू टाइम वो बदलते रहते हैं। लेकिन असल चीज जो डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं, जो नहीं कह रहे हैं, वो है कि आप जब ऑयल खरीदते हो, ऑयल खरीद के आप जो पेमेंट करते हो, आप नॉन डॉलर में पेमेंट करते हो। अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉन डॉलर में करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 2022 से लेके अभी तक अगर आप परसेंटेज देखेंगे 2020-21 को, टोटल ऑयल इंपोर्ट में से हमारा 1.6% रशिया से लिया जाता था। 21-22 को 2%, और 22-23 को 19% हो गया, 23-24 को 33.4% हो गया, 24-25 को आपका हो गया था 35%, और सितंबर 2024 था पीक हमारा जो स्टेटस, वो था 41%, और सितंबर 2025 को जो रिकॉर्ड किया गया है वो ड्रॉप हो गया है 10%, 31% हो गया है। इसका मैं ये फिगर इसलिए दे रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि कुल मिला के हमारा 135.7 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट हुआ है ऑयल कहां से? रशिया से। और आउट ऑफ 135.7 बिलियन डॉलर, 75 बिलियन डॉलर जो है वो पेमेंट हुआ है नॉन डॉलर करेंसी में, रुपीज, रूबल और युआन करेंसी। तो ऑब्वियसली वो इसको छेड़ना नहीं चाहते टॉपिक को, नहीं तो क्या होगा, पूरा एकदम ओपन प्लेटफॉर्म में ये फिर काफी लूज टॉक होने लगा, वो स्पाइरल होने लगेगा और वायरल हो जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये एक स्लो प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन, जो कि डॉलर को खतरा बढ़ाता है। और डॉलर, आपको बताया मैंने, जो डोमिनेंस इतना कम हो गया है, 59 नहीं, आज के दिन में कम है, 56%। कोई कोई जगह आपको 57 58 में मिलता है, बट इट्स अराउंड बिटवीन 56 टू 59%। इतना कम हो गया है। इस किस्म की स्लो डॉलराइजेशन 41 देश हैं जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं या जोड़ना चाह रहे हैं,
जो अपना जो ऑयल या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन इन द लोकल या नेशनल करेंसी। अगर 41 देश, टोटल 195 कंट्रीज है, 195 में से 41 जो है ग्लोबल साउथ के, सब ये इस किस्म की डिसीजन ले लिए हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप क्यों और किसी को बिठाते हैं? ही विल ऑल्सो गेट जिटर्स, स्लीपलेस नाइट। ठीक है नहीं? सो ये एक चीज था। भारत के ऊपर जो ये, इसके ऊपर कोई उन्होंने विचार नहीं दिया है। पिछले साल 69 बिलियन का जो ट्रेड, हमारा बिगेस्ट इश्यू है ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस जो है, हम करीब करीब 69 बिलियन के आसपास हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, 5 बिलियन जो है एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से। इसलिए ट्रेड इम्बैलेंस करीब करीब $65 बिलियन हर साल ईयरली जो हमारा डेफिसिट चलता है। तो इस डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए नए नए पद्धति, नए नए रास्ता खोला गया है। बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि यूएस ने 25% रेसिप्रोकल और 25% प्यूनिटिव, 50% डाल रखा है। तो जो जो सामग्री या प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान से यूएस में जाते थे, जिनके ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, वो सारे चीजों का जो मार्केट है रशिया ने खोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेराइन प्रोडक्ट है, इसी तरह आपका डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ चीजें हैं जो रशिया ने मार्केट खोल दिया है कि आप आ जाओ इधर, नो टैरिफ, नथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह रशिया ने वेलकम किया है कि वहां पे हिंदुस्तान और रशिया कंपनी मिलके उधर वो फर्टिलाइजर कंपनी खोलेंगे, कहाँ पे? रशिया में, सो दैट देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ फर्टिलाइजर। क्योंकि आपको पता होगा कुछ महीने पहले चाइना ने खूब सारे मात्रा में फर्टिलाइजर वहां से आना था, यूरिया खास तौर पे हिंदुस्तान में, उन्होंने काफी महीना तक रोक दिए थे शिपयार्ड में। उन्होंने सप्लाई, पेमेंट पोमेंट सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अटक दिया। एक ये था, एक आपका वो टनल बोरिंग मशीन को भी अटका दिए थे। और तीसरा क्या था, समथिंग एल्स, मेरे ख्याल से साइंटिस्ट, फॉक्सकॉन के जो साइंटिस्ट थे, 300 के करीब साइंटिस्ट या जो टेक्नीशियन, इनको बिना कोई रिटन ऑर्डर, कोई ईमेल शीमेल नहीं, मुंह जवानी बातों पे उन्होंने अचानक एक रात कहाँ पे, तमिलनाडु से वापस आने के लिए हुक्म दे दिया। तो और भी है, दो तीन चीजें हैं जिसको उन्होंने वन ऑन वन टॉक करके, जब थोड़ा सा थो हुआ ये एससीओ के साइडलाइन में, आगे पीछे कुछ समय के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव क्रेडिबल सप्लाई चेन अरेंजमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं कि जो ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पे क्या चीज वो कहना चाह रहे थे, क्या उन्होंने हासिल किया है, एक आपको बता दिया हूं। वो जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, ये बहुत एक तगड़ा मैसेजिंग है। और रीजनल लेवल में हिंदुस्तान ने बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस का जो बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले और उससे पहले भी, इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल। अभी साउथ एशिया के अंदर एक तो चाइना स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट किया था और भारत के चारों तरफ घेर डाला है। अभी अमेरिका हैज कम इन अ बिग वे। और अमेरिका का जो बिहेवियर, ये टैरिफ से देखिए, बाकी हिंदुस्तान को किस तरफ ट्रीट कर रहे हैं, H1B वीजा के बारे में बात करिए, और भी चंद एक कदम उन्होंने उठाए जो अनाउंस कर रखे हैं, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ डायरेक्ट असॉल्ट होता है। प्लस इट हर्ट्स द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए नेशन, इमेज ऑफ ए नेशन। तो इसीलिए ऐसा मजबूरन आप देखिए, ट्रेड डील जो है 5 बार से ज्यादा उसको रिवाइज कर चुके हैं, नेगोशिएट करते आ रहे हैं। अप्रैल 2025 से लेके अभी तक लगातार वही चीज रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। एंड होपफुली बाय एंड ऑफ दिसंबर, होपफुली, अभी झटका लग गया होगा रशिया के, ये चले गए हैं, ये फेवरेबल टर्म्स में होने का चांसेस है। यहीं पे मैं ये भी कह देना चाहता हूं, ये कोई व्यर्थ नहीं हुआ है हिंदुस्तान के तरफ से जो हम पुशबैक करने की कोशिश किए हैं, बाय रिमेनिंग साइलेंट या बाय कैलिब्रेटेड अप्रोच या रिस्पॉन्स। अमेरिका को मजबूर किया गया है, वो अपना जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 निकाले हैं, उसमें एक खुद ही एडमिट किए हैं कि पिछले कोई महीनों के अंदर या पिछले कुछ समय में
अमेरिका जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था वो गलत निकला। और आज के दिन में विश्व में जो वातावरण बदलते जा रहा हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इन्हीं चीजों को मदद रखते हुए इंडिया को नंबर 1 पार्टनर उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर। नंबर 2, जो इंडो पैसिफिक और क्वाड, क्वाड के बात सुनते ही यही डोनाल्ड ट्रंप 2018 को इन्हीं की बातों पर 17 2000 से इसको रिवाइव किया गया था। उससे पहले क्वाड वो डाइंग अ डोरमेंट डेथ, स्लो डेथ, इन्होंने रिवाइव किया था। और अचानक ये जब पावर में आए 2.0 में, तो ये क्वाड से विड्रॉ कर लिए। अभी इनका जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कल ही लॉन्च हुआ है, उसपे चंद एक चीजों का खुलासा आया है कि इंडो पैसिफिक विल रिमेन सेंट्रल टू द फॉरेन रिलेशनशिप ऑफ यूएसए इन फ्यूचर। नंबर 2, इंडिया विल बी a strategic partner and it is a central position which occupies geostrategically important landmass. It dominates the complete sea lanes of communication, जिसके ऊपर काफी परसेंटेज, बहुत उच्च स्तर के जो परसेंट है, ऑयल, गैस, आपका कंटेनर मोबिलाइजेशन, आपकी जो ट्रेड मोबिलाइजेशन है, ये होता है, ये वाला चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं किल करना चाहता हूं, जो नेशनल लेवल पे आता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक बैलेंस। स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऐसा है। और आज के दिन में आप अगर देखेंगे, चाइना के पास 69 सबमरीन्स है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी काफी हाई है, और उनका जो वेसल्स है 370 बोलते हैं, थोड़े ही दिन के अंदर कह रहे हैं 2030 तक ये 400 से ऊपर चला जाएगा। और जब आप कंपेयर करते हैं यूएसए जैसे सुपर पावर, उनके पास से 257 वेसल्स है, इंडिया के पास आज के दिन में 135 वेसल्स हैं, वॉर फ्रिगेट्स वगैरह सब मिला के। और हम टारगेट रख रहे हैं 2030 तक ये किसी भी हालत में इसको हम 150 170 तक पहुंचेंगे बाय 2035, बाय 200 वेसल्स। और सबमरीन आज के दिन में हमारे पास 19 है, 19 वो एसएसबीएन को मिला के। नेवल वॉरफेयर में डिफेंस कैपेबिलिटी अगर आप जज करेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर 2 जरूर है, हवाई जहाज भी डेडिकेटेड है, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर हैं। पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर नहीं है, चाइना के पास डिस्ट्रॉयर है। सबमरीन कैपेबिलिटी, सब सरफेस कैपेबिलिटी बहुत मान्यता रखता है, और उससे ही अंदाज लगाते हैं कि आप दुश्मन से ज्यादा डिस्ट्रॉयर और सबमरीन के बाकी हैं। लेकिन ये 2 चीजें, जब बुनियादी चीजों का आप देखते हो, अगर इसकी काबिलियत अगर है, तो आपका बाल कोई बंका नहीं कर सकता। लेकिन चाइना का अगर आप देखेंगे, 69 उनके पास सबमरीन है, पाकिस्तान के पास 12 है करीब करीब। ये कुल मिला के आज के दिन में इंडियन ओशन में, एक समय था 2011-2014 से पहले, एक सबमरीन दिखा जाता था या डिटेक्ट किया जाता था, एक सर्वेलेंस की शिप होती थी, और मुश्किल से एक आधा फ्रिगेट नजर आता था पूरे साल में। आजकल मलक्का स्ट्रेट से लेके पश्चिम की तरह इंडियन ओशन और जाता है पर्शियन गल्फ की तरह, आपको कम से कम 3 वेसल्स मिलेंगे, कम से कम 3 सबमरीन मिलेगा। और अभी मेरे को खबर मिल रहा है कुछ कहीं से कि एक है न्यूक्लियर प्रोपल्ड, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है। प्लस इनका ना एक एक नया एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का एक है, उसको कहते हैं कि डिस्टेंट फिशिंग वेसल्स, डिस्टेंट फिशिंग वेसल्स फ्लीट। आपका हमन टोटा के आसपास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 के करीब करीब वेसल वहां मिलेंगे। अंडमान की बाहर जो है मलाक्का स्ट्रेट की तरफ, वहां पे ज्यादा नहीं। और कुकुज आइलैंड, कुकुज आइलैंड इट इज सपोज टू बी, इट इज ऑफ म्यांमार, चाइना ने उसको लीज ले रखा है, उसके आसपास खूब सारे मिलेंगे। और आपका जो मालदीव्स है, वहां पे भी आपको ये फिशिंग वेसल आउटसाइड द इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन मिलेंगे। ओमान की तरफ जाते हैं, वहां पे भी आपको देखने मिलेंगे। इनका ड्युअलिटी ऑफ टास्क है। ग्वादर है, ग्वादर के जो बेस तो ऑलरेडी ले लिया है लीज 40 साल का, वहां पे भी आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो नेवल कंपोनेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसी तरह मैं बोलने का मतलब, एक तो ये हो गया चाइना, और स्ट्रेटेजिक राइवलरी धीरे धीरे इतना बढ़ती जा रही है। अमेरिका का एक एक एजम्पशन था पहले कि इंडियन ओशन में इनके अलावा कोई इसको ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता है। चाइना का आज के दिन में आप जब भी देखेंगे, रफली कम से कम 11 वेसल्स उनका मूव होता है, फ्रिगेट्स 3 से 4,
आपका वो सर्वेलेंस वेसल्स हैं 3, 4 3 7, आपका सबमरीन 3 10, और एक आधा इस किस्म की कोई फ्रिगेट वो जिबूती तक जाता है वापस आता है। 11 की स्टैटिस्टिक्स आपको एट एनी टाइम इंडियन ओशन में मिलेंगे। इसके अलावा ये जो मैं कह रहा हूं डिस्टिंक्ट फिशिंग वेसल्स जो फ्लीट है, ये काफी तादाद में मेरे हिसाब के मुताबिक 664 या उससे ज्यादा आपको ये मिलेंगे। उनके अंदर कैपेबिलिटी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है। लॉजिस्टिक मतलब पानी, आपका डीजल, मेडिकल सप्लाई, गोला बारूद भी जा सकता है इसमें। सो अलग अलग किस्म की ये सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन फिशिंग के नाम पे ये मौजूद है। तो ये यूएसए का डोमिनेंस प्लस ये जो चाइना का डोमिनेंस, ये दोनों डोमिनेंस को आप जब देखते हैं, प्लस ये जो इस्लामिक फंडामेंटल रेडिकलाइज्ड जो आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है जैसे बांग्लादेश की तरह, ये सारे चीजों को नजर रखते हुए भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक किया है, वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ना होता क्या ये, व्हाट इज रेसिप्रोकल? जिस तरह आप देखे होंगे यूएसए के साथ हमने लेमोआ किया था, एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज किया था, जो सपोर्ट सिस्टम साइन हुआ था। उनके जहाज, उनके ट्रूप्स आके हमारे इलाके में, हमारा हिंदुस्तान के अंदर बिना कोई ऑफिशियल या फॉर्मल ओनरशिप ना होते हुए भी हमारे बेस से वो सारे जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको अदाय कर सकते हैं। ट्रुप्स आके वहां पे ब्लेटिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप हो सकता है, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, रिप्लेनिशमेंट भी हो सकता है। एक बेस को खोल के मेंटेन करने में जितना खर्चा होता है उससे कोई गुना कम खर्चे में ये सारे चीजें आप साधन कर। इसी तरह रशिया की तरफ उनके भी बेसिस में कहीं पे भी हमारा कोस्ट लाइन के साथ जितने सारे बेसिस हैं, कोचिन बात करिए, त्रिची बात करिए, आप वहां पे मुंबई की तरह जाते हैं, आप कोई भी पोर्ट में, मिलिट्री मतलब नेवल पोर्ट हो या सिविल पोर्ट में, हर किस्म का साधन और सुविधा एक्सटेंड करने का ये विचार, ये एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, मैं बताना चाहता हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्टली उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। देखिए, ये मेरा फ्रेंड कोई रशिया में है, उनका रिसर्च ये के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना, इट कैन यूज ईच अदर्स बेसिस। वो मैंने बता दिया, रिफ्यूल, रिपेयर, रीआर्म, यूज पोर्ट्स, एयरफील्ड, स्पेयर पार्ट्स, फास्टर डिप्लॉयमेंट, चीपर ऑपरेशंस, वाइडर रीच without building bases anywhere, basically strategic support plus military mobility plus deep trust. अच्छा, why Russia needs reloc with India? Russia has zero bases in the Indian Ocean. यूएसएस डियोगो ग्रेसिया, अभी वो चेंज हो गया, मॉरिशस को चला गया है अभी, राइट। अभी उसके साइड में चगोस आइलैंड है, डियोगो ग्रेसिया के साइड में, ये हमें मिला है ऑलरेडी, मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको ऑक्यूपाई कर चुका है। यूएस के पास बहरेन है, डियोगो ग्रेसिया का अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, उनके B2 बॉम्बर्स उधर है, जिबूती है। चाइना एक्सपैंड कर रहा है, यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे एक्टिव है इंडियन ओशन एरिया में। रशिया का कोई एंट्री अभी तक था नहीं, और इंडियन ओशन इज एवरीथिंग। रशिया कोई सालों से, जब सोवियत यूनियन था तब से वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी तरह यह इंडियन ओशन में वॉर मोटर्स का जो एक्सेस है उसको सिक्योर कर सके। और वॉर मोटर का फायदा यह है, पूरी साल भर मतलब 24/7 जो है इसको ऑपरेट कर सकते हो। आज के दिन में रशिया के पास व्लादिवोस्टोक में पानी फ्रीज हो जाता है। सिर्फ ये जो क्रीमिया के नीचे है सेवास्टोपोल, सेवास्टोपोल जो ब्लैक सी एरिया में है, ये इसको वॉर मोटर पोर्ट माना जाता है और ऑपरेशन रहता है। सिर्फ एक, वो भी उन्होंने जब एनेक्स किया 2014 उसके बाद मिला है। और दूसरी बात जो हाईलाइट किया है, मेरे दोस्त ने एक पॉइंट दिया है कि मिडिल ईस्ट के जो ऑयल लैंड्स है ये इसको फायदा उठा सकते हैं। गेटवे टू अफ्रीका है। ये दोस्त मतलब मेरा कोई दोस्त थिंक टैंक है रशिया में जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो उन्होंने कुछ दिया है। और इंडो पैसिफिक पावर पॉलिटिक्स में ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रशिया वांट्स प्रेजेंस हियर बट इट कैनॉट एक्सेस द रीजन विदाउट इंडिया। एंड ये भी समझना जरूरी है कि रशियन शिप्स कैन रिफ्यूल एंड रिपेयर एट इंडिया पोर्ट्स,
no need for long support fleets, saves money, time, fuel. India becomes Russia's logistics shortcut to the Indo-Pacific. For Moscow, India is the only reliable, powerful, long-term partner in this region. Why India signed it? It is a real master stroke. ये उनकी तरफ से उनका सोच विचार है, वो कैसे वो सोचते हैं. वो कहते हैं, दिस इज वेयर मोदी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी शाइन्स. इंडिया इज सराउंडेड बाय बिग नेवल प्लेयर्स, यूएस एंड चाइना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. दे हैव मोर शिप्स, मोर बेसिस, मोर ग्लोबल रीच. इंडिया नीड्स रिलायबल बैलेंसिंग पावर, नॉट समवन हु विल डोमिनेट द रीजन और एक्ट अनप्रेडिक्टेबल. यहीं पे मैं अनप्रेडिक्टेबली यहीं पे एक चीज कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, ये रिलोस की जगह जो पार्टनर अभी तक अमेरिका डोमिनेंस की थ्योरी के नीचे पूरा इसको इन्फ्लुएंस करके रखा था, और हिंदुस्तान अभी एक्सरसाइज कर रहा है चॉइस. वो चॉइस के मुताबिक देख रहा है कि उनका एवरग्रीन और हायर देन द एवरेस्ट एंड डीपर देन द ओशन दोस्त कौन है. एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ के वो उसको चुने हैं. रशिया को ये मौका दिया है. रशिया फिट्स परफेक्टली, कंसिस्टेंट पार्टनर फॉर 50 years, no anti-India agenda, strong navy and technology, independent from Western NATO alignment, no ambitions to dominate the Indian Ocean. So सवाल उन्होंने खुद पूछा है. So what did India do? India brought Russia into Indian Ocean, but only through India's gate. This gives India a strategic insurance of friendly great power in the region, balance against US, Europe, and China, leverage because Russia cannot operate here without India. For the first time, Russia needs India more than India needs Russia. That is pure geopolitical leverage. और जो ट्रेड के बारे में आपको मैंने समझा दिया है, उसके लिए रास्ता अलग अलग खुला जा रहा है. रूपी रूबल मास्टर स्ट्रोक में ये भी किया गया है कि दोनों देश अपना नेशनल करेंसी में ऑपरेट करेंगे. इसका मतलब हिंदुस्तान जो है रशियन ऑयल अपने रुपये में खरीद सकते हैं और मतलब पेमेंट कर सकते हैं, और वो जो भी चीज हमसे वो लेना चाहते हैं वो रूबल में ले सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं. नाउ आज के दिन में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी इज पाइलिंग अप, इट इज लाइंग इन इंडिया. उसके लिए उनको एनकरेज किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को, हिंदुस्तान में आके फैक्ट्री और इंडस्ट्री इंडियन रूपी को यूज करके खोलें. तो इस किस्म की एनकरेजमेंट किया जा रहा है. रशिया मस्ट री इन्वेस्ट दोज एक्सेस रुपीज बैक इनटू इंडिया, एंड जो री लॉस pulls Russia into Indian ports, shipyards, refueling hubs, repairing facility. यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान का टारगेट है 2030 तक हमारा आज के दिन में $855 बिलियन का करीब करीब है एक्सपोर्ट, और इसको हम 2 ट्रिलियन पहुंचना चाहते हैं यूएस डॉलर बाय 2030. इसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी कमजोर है. 12 इंडिपेंडेंट कॉरिडोर है, उसको हम 2030 तक 26 कॉरिडोर बनाना चाहते हैं. 13 मेजर हार्बर है, जबकि चाइना के पास 34 है. 199 माइनर हार्बर है, चाइना के पास 2000 हैं. हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास टॉप 20 हार्बर में नाम नहीं है. अभी नवा शिवा जो बना हुआ है 20 मिलियन टीयू, इसी तरह वर्धमान पोर्ट 23.4 मिलियन का अभी अभी खुला हुआ है, इनागुरेट हुआ है. और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमें रशिया जैसे देश की जरूरत है. आज के दिन में पूरा विश्व में 1,20,000 बड़े जहाज हैं, जो जिसपे से हिंदुस्तान की डिपेंडेंसी इसके ऊपर 95% है. हिंदुस्तान के पास 1500 जहाज है, और आप सुन के ये भी हैरान होंगे कि एक साल में हिंदुस्तान इज पेइंग $75 बिलियन. ये सिर्फ जहाजों को हायर करने के लिए, विदेश की जो जहाजों का हायर कर, हमारे पास सिर्फ तकरीबन 5% जहाज हैं. तो इसलिए बजट में फंड एलोकेशन किया गया है, अगले 5 साल के अंदर 1000 जहाज जो है हिंदुस्तान की तरफ से बनाया जाएगा. 27 शिपयार्ड है हिंदुस्तान के. चाइना को कंपेयर करते हैं 170 शिपयार्ड है. इसको भी किस तरह डेवलप किया जा सकता है, रशिया की मदद हम लेंगे. प्लस हमारा जो नेवल जो फ्लीट एंड वेसल्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें चाहिए रशिया जैसे एक पार्टनर. सो यहां तक था जो ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल का जो रिस्पॉन्स था प्यूटिन साहब की जो विजिट है. बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ अगर जानना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं. मैं उसको कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए. अदरवाइज मोटा मोटा चीज अगर मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं उनकी विजिट में, वो है काफी कुछ चीजें अनाउंस किए हैं, काफी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है. अगर आप कि
नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने चंद एक हाइलाइट्स उन्होंने दे दिया 3 चीजों का: ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी। और उनकी भाषा के मुताबिक सिंप्लीफाइड प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, फ्री ट्रेड विथ इंडियन यूरेशियन, बिजनेस एंड डिप्लोमेसी की सहूलियत के लिए काफी उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है। 2030 तक हमारा जो बिजनेस का टारगेट है वो 100 बिलियन है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोल रहे थे कि 2030 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो माहौल देखने में मिला है और जो उत्साह जो देखने में मिला है, हो सकता है उससे पहले बहुत जल्दी ये अचीव हो जाएगा। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स को एड्रेस करना है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसको आधार पर हमारा बिजनेस मॉडल को डेवलप करना है। एंड डिफेंस एंड स्पेस में प्राइवेट सेक्टर्स को वेलकम कर रहे हैं। और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म, पर्टिकुलरली जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये छोटे छोटे रिएक्टर हैं, ट्रांसपोर्टेबल, कोलैप्सिबल, और जैसे सबमरीन्स में हम बनाते हैं। ये रशिया एक ऐसा देश है, इसमें काफी आगे पहुंच चुका। अगर एनर्जी प्रोफाइल आज के दिन में देखेंगे, हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट है। आज के दिन में जो हमने अचीव किए हैं वो 254 या 56 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। ये नॉन फॉसिल फ्यूल वाला जो मैं कह रहा हूं, और ये चीज, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉड्यूलर रिएक्टर, वो आज के दिन में हिंदुस्तान जो टारगेट अचीव किया है 8.1 गीगावाट अचीव किया है। हम अचीव करना चाहते हैं 100 गीगावाट एंड मोर बाय 2047, और 2070 तक हम ग्रीन एनर्जी यानी कि जीरो एमिशन स्टेटस को अचीव करना चाहते हैं। सो ये एक प्रोग्रेसिव रोड मैप बना हुआ है, और हमारा दिया हुआ जो आइडेंटिफाइड माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन से आगे हम निकल के बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आ जाएंगे तो काफी फायदा होगा हिंदुस्तान को। लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी, दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉर्दर्न सी रूट, ये जो ईस्टर्न फ्लैंक से एक सी रूट जाता है बिटवीन चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक, और व्लादिवोस्टोक से जो आर्कटिक मेल्ट हो रहा है उसके साथ भी हिंदुस्तान जुड़ने की हमें सुविधा मिलेगा। प्लस चाबहार से लेके जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इट गोज थ्रू कैस्पियन सी, ऊपर तक जाता है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, एंड देयर आफ्टर इट कैन गेट डाइवर्टेड टू यूरोप। ये जो डिस्टेंस 7,200 किलोमीटर का है, खूब सारे देश हैं, 13 देश हैं आज के दिन में जो जुड़े हुए हैं। इसको कैसा फंक्शनल बनाएंगे? मेरे खबर जो मिल रहे हैं कि इसी का ही मदद लेते हुए अफगानिस्तान का जो तालिबान गवर्नमेंट है, इन्होंने रशिया से पहली बार ऑयल मंगाया है बाय ट्रेन, मेरे खबर के मुताबिक जो आ रहा है। और इसमें हिंदुस्तान के लिए कोल जो है, हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड क्वालिटी कोल वहां से रशिया से हम लेते हैं। हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं, कोल की जो डिपेंडेंसी इंडियन फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंसी इज प्रिटी हाई, 73% होता था, आज मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो गया है। प्लस आपको कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अफोर्डेबल टू व्हीलर, सीएनजी, फार्मा सेक्टर में हिंदुस्तान ने ऑफर किया है कि जाके हम इंडस्ट्री खोलेंगे। जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, रशिया इज नंबर 1 कंट्री इन कैंसर वैक्सीन, उन्होंने खुद उसको डेवलप किए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दोनों को मिला के किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक रेजिलियंट टेक्सटाइल रोड मैप तैयार किया गया है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैन पावर मोबिलिटी के ऊपर बाय 2030 उनकी रशिया की रिक्वायरमेंट है 3 मिलियन पॉपुलेशन चाहिए वर्क क्लास के लिए, जिसके लिए हिंदुस्तान ने प्रॉमिस किया है कि हम रशिया रेडी मैन पावर, उनको रशियन लैंग्वेज सिखाएंगे, कल्चर सिखाएंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे, दे के उनके पास भेजेंगे। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफी बढ़ा रहा है। सो देयरफॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, मिलिट्री, इस तरफ आप अगर प्रायोरिटाइजेशन देखेंगे, इस तरफ अलग अलग ये होते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ फाइनली बोल के इसको खत्म करना चाहता हूं इस रीडिंग को, वो है हिंदुस्तान के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से, इस क्योंकि आप अगर देखेंगे
एक टूरिस्ट वीज़ा जो ई वीज़ा का जो प्रोविज़न उन्होंने बताया है, ये बहुत ही एक चमत्कार। हिंदुस्तान के टूरिस्ट उनके पास आ सकते हैं, उनके टूरिस्ट हमारे पास आ सकते हैं। उसका टाइम पीरियड को रिड्यूस किया गया है और फैसिलिटेट किया जा रहा है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। इनोवेशन, को-प्रोडक्शन उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बताया था कि बोथ द कंट्रीज़ ग्लोबल चैलेंजेस की जितने जितने सारे चुनौती आ रहे हैं, दोनों मिलके ऐसा एक जॉइंट एफर्ट करेंगे ताकि एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह सामने उभर के आ सकते हैं। और प्लस उन्होंने ये कहा है कि मेक इंडिया पार्टनर और बी अ पार्टनर विथ इंडिया, टुगेदर मेक फॉर द वर्ल्ड। ये जो उनकी स्लोगन था, ये बहुत अच्छा रहा और हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया था, जो कि मेरे विचार के मुताबिक इट हैज टर्न्ड द होल विजिट इनटू अ मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल सर, एकदम आपने सही कहा अंत में। बिल्कुल, ये पूरी विज़िट जो प्रेज़िडेंट पुतिन की रही है, एक मास्टर स्ट्रोक है। और भारत और रशिया दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्लोबली पूरे वेस्ट में पूरी बेचैनी और एक अलग तरह का डिस्कम्फर्ट हमने देखा इस विज़िट के बाद, क्योंकि काफ़ी अहम इससे पॉइंट्स निकल कर आए हैं। और आपने सर मेरे लिए तो सर आपने कोई सवाल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने सारा कुछ अपने कवर कर दिया। मैं तो तो थैंक रियलाइज यू सो किया कि मच। लेट हो गया। अंबर, एक चीज से बोल देना चाहता हूँ, उसके बाद आप समरी समाप्त कर सकते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है जी, कि ये जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, ये नहीं कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। भारत टाइम टू टाइम क्लैरिफाई कर दिया है कि ये गलत नहीं समझना है कि हिंदुस्तान न्यूट्रल है। हिंदुस्तान हमेशा शांति की साइड में है, पीस की तरफ है। ये उन्होंने पूरा क्लियर बता दिए हैं। और इसीलिए, क्योंकि बहुत टाइट रोप वॉक करना पड़ता है, ये लड़ाई जब तक समाप्त नहीं होगा, लड़ाई जब तक चलते रहेगा। भारत के लिए एक चुनौती ये भी है कि रशिया चाइना की तरह, चाइना की एम्ब्रेस में और करीब चलते जाएगा, जो भारत के हित के लिए नहीं है। भारत चाह रहा है कि चाइना से उसको दूर रखे और भारत के साथ ज़्यादा कमिटमेंट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि प्यूटिन साहब के विजिट खत्म होते ही 1 महीने के अंदर जर्मनी के चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज आ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप उर्सुला वन डर जो है लियन एंड एंटोनियो कोस्टा ऑफ रिपब्लिक रिपब्लिक डे में इनको स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर उनको इनवाइट किया गया है। आपको ये देखना पड़ेगा हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बात मैंने बताया, किस तरह रशिया के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, प्लस ये जो देश हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इनके साथ भी एंगेज कर रहे हैं। इनके साथ हो रहा है यूरोपियन यूनियन इंडिया का समिट इज बीइंग हेल्ड आफ्टर अ लॉन्ग गैप। एंड उसका दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ये हो सकता है कि अगले चंद एक महीनों के अंदर ये साइन हो जाए एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टर्निंग पॉइंट, बिग लॉन्च पैड। यूरोपियन यूनियन में अगर फ्री ट्रेड हो जाता है, ये उससे पहले एफ्टा हो चुका है ऑलरेडी, यूके के साथ हो चुका है, और ये यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के लिए भले भले हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या फरवरी के महीने में फ्रांस का प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन आ रहे हैं और खूब सारे वेस्टर्न लीडर्स आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रहा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वो भी आ रहे हैं। और इसके साथ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इंडिया और यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन डोनाल्ड ट्रंप के पास पुटअप हो रखा है सिग्नेचर के लिए। तो ये सारे चीजें अगर आप जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान को एक डिसाइसिव प्लेटफॉर्म में ला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रशिया का विजिट इस बैकड्रॉप के साथ हुआ है, ये एक विन विन सिचुएशन, मास्टर स्ट्रोक की तरह आप उसको समझ सकते हैं। इट इज अ रीएफर्मेशन ऑफ इट्स ट्रेडिशनल टाइज विद रशिया। ये एक देश है जो P5 में से एक मेंबर है, और रशिया को जितना फ्रीडम मिला है फॉर आउटरीच, क्योंकि ग्लोबल साउथ या इंडियन ओशन साउथ की तरह कभी उसको एक्सटेंशन मिला नहीं था, जिस किस्म की रीलॉक जो साधन हमने ऑफर किया है या अभी जो साइन हो चुका है, तो ये जो जी। मिला है ये
के लिए विन विन सिचुएशन और हिंदुस्तान के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक एंड विन विन सिचुएशन हमें हासिल हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।